तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें आयरिस नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। इस समय वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन किसी बात का गम था जो उसे सताया जा रहा था। सुबह में उठने के बाद वो कार से जंगल में आ जाती है। इसके बाद वो जंगल के रास्ते से होकर के पहाड़ी के सबसे ऊपर जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद हमें मालूम चलता है कि आयरिस का एक छोटा बेटा था, किसी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। इसी वजह से आयरिस आजकल बहुत उदास रहती थी। अपने बेटे के मौत का कुसरवार आयरिस अपने आप को समझती है, इसलिए वो भी इस दुनिया को छोड़ करके अपने बेटे के पास जाना चाहती थी। वो पहाड़ी की एकदम कॉर्नर पर जा करके खड़ी थी, लेकिन उस समय यहाँ पर एक रिचर्ड नाम करके इंसान आ जाता है। आयरिस को इस हालत में देख करके रिचर्ड समझ जाता है कि वो खुदकुशी करने वाली है, इसीलिए रिचर्ड उसे रोकने के लिए उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि देखो मौसम कितना सुहाना है और ये मौसम हमें रोज देखने को नहीं मिलता है। वो आयरिस से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आयरिस कहती है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। जिसके बाद रिचर्ड कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी जान दे दे और प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाए। बहुत मुश्किलों के बाद हमें एक जिंदगी मिलती है जिसे खुल करके हमें जीना चाहिए। सुख दुख रिश्तेदार की तरह होते हैं जो आते जाते रहते हैं, हमें उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आयरिस बताती है कि मेरा एक बेटा था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी ही एक लापरवाही की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने ही अपने बेटे को मारा है और इस सदमे को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं ताकि मुझे उसका गम बार बार न सताए। इसके बाद रिचर्ड कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहती हो ठीक वैसा करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रिचर्ड के चले जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि उसकी बातों का कुछ तो प्रभाव आयरिस पर पड़ता है, इसलिए वो सुसाइड नहीं करती है बल्कि वापस लौट आती है। वो रिचर्ड के साथ में काफी समय तक बात करती है और बात करते हुए ये लोग अपनी कार के पास आकर के पहुंच जाते हैं। यहाँ रिचर्ड उससे कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना। यह कहने के बाद वो अपनी कार में चला जाता है। इसके बाद आयरिस भी अपने कार की चाबी निकालती है और अपने कार के अंदर जाने लगती है, लेकिन उसी समय पीछे से रिचर्ड उसके पास आ जाता है। उसके हाथ में एक छाता था जो कि इलेक्ट्रिक शॉक देने का काम करता था। इलेक्ट्रिक शॉक देने की वजह से अगले ही पल आयरिस बेहोश हो जाती है। उसके हाथ पैर को बांधने के बाद रिचर्ड उसे अपनी कार में लेटाता है और उसे लेकर के अपने साथ जाने लगता है। वैसे थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आयरिस को होश आता है, तब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। दरअसल वो रिचर्ड से बात करके उसका ध्यान भटका रही थी। वो अपने घड़ी की मदद से अपने पति के पास कॉल करने वाली थी। इसके बारे में रिचर्ड को पता था, इसलिए वो आयरिस से कहता है कि किसी के पास कॉल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ का सिग्नल बहुत खराब है। मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे घड़ी को तुम्हारे हाथ में ही छोड़ दूंगा। उसी समय आयरिस जब अपने जेब को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके जेब में एक छोटा सा चाकू है। अब उसी चाकू की मदद से आयरिस अपने हाथ में बंधे रस्सी को काटने लगती है। इस दौरान वो रिचर्ड से बात भी कर रही थी और उसका ध्यान भी भटका रही थी। आयरिस जैसे ही अपने हाथ के रस्सी को काटती है तो उस समय वो रिचर्ड के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इनके कार का बैलेंस बिगड़ता है और वो जा करके एक पेड़ में ठुक जाती है। अब कुछ समय के बाद जब आयरिस की आंख खुलती है तब वो फिर से रिचर्ड के ऊपर हमला कर देती है। आयरिस उसे लात मारती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही कार के बाहर आकर के गिरते हैं। चाकू की मदद से आयरिस फौरन पैर में बंधे रस्सी को काट लेती है। वो यहाँ से भागती, उसी समय रिचर्ड उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। रिचर्ड कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। रिचर्ड बताता है कि मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन लगा दिया है जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का समय है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन फिर 20 मिनट के बाद तुम जीती जागती एक लाश बन जाओगी। यह सुनने के बाद आयरिस फौरन चाकू को फेंक देती है और जंगल के अंदर भागने लगती है। वो अपने शरीर पर जितना जोर देगी उतना ही जल्दी असर शुरू होगा। थोड़ी दूर भाग करके जाने के बाद अब आयरिस को मालूम चल गया था कि उसका हाथ और पैर काम करना बंद कर रहा है। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी क्योंकि अब धीरे धीरे उसका पैर पैरालाइज मोड में जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके रिचर्ड से दूर भाग रही
रही थी। अब कुछ समय के बाद वो समय भी आ जाता है जब आयरिस चलने की भी हालत में बिल्कुल नहीं थी। इस समय रिचर्ड भी बिल्कुल उसके आसपास ही था और वो आयरिस को ढूंढ रहा था। जब आयरिस उसे यहाँ नहीं मिलती है तब रिचर्ड यहाँ से किसी दूसरे रास्ते की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसी समय आयरिस के चेहरे पर ढेर सारे कीड़े आकर के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा चिल्ला देती है। अब इसी वजह से रिचर्ड को भी मालूम चल जाता है कि आयरिस कहाँ पर है, लेकिन रिचर्ड उसके पास पहुँचता उससे पहले ही आयरिस पानी में जंप कर देती है। रिचर्ड चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तुम तैर नहीं पाओगी। उसकी ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि पानी में गिरने के बाद वो बिल्कुल भी तैरने की हालत में नहीं थी। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों के बाद वो नदी के किनारे आ जाती है। शुक्र था कि उसका शरीर अभी भी थोड़ा बहुत काम कर रहा था, लेकिन अब 20 मिनट का समय पूरा होने वाला था, मतलब कि अब उसका पूरा शरीर पैरालाइज होने वाला था। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो जहाँ थी वहीं पड़ी रह जाती है। वो सिर्फ अपनी आंखों और पलकों को हिला पा रही थी। कुछ समय के बाद यहाँ पर कोई आता है जो घास की कटिंग कर रहा था। दरअसल वो एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था जैक और वो यहीं पर रहता था। वो आयरिस को देखने के बाद उससे पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन आयरिस तो कुछ बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपने शरीर को सीधा भी नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद जैक उसके शरीर को सीधा करता है और फिर उसे मालूम चलता है कि वो सिर्फ अपनी आंखों को हिला पा रही थी। जैक उससे पूछता है कि क्या तुम मुसीबत में हो? तब आयरिस अपनी आंख के पलकों को एक बार झपकाती है और जब उससे ना बोलना था तब वो अपने पलकों को 2 बार झपका रही थी। जैक कहता है कि ठीक है तुम यहीं पर रहो, मैं जाके कुछ लाता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें लेकर के घर के अंदर जाऊंगा। इतना कहने के बाद जैक अंदर चला जाता है और वो वहाँ से एक ट्रॉली लेकर के आता है। उस ट्रॉली में आयरिस को बैठाने के बाद वो उसे लेकर के अपने घर के अंदर आता है। ठीक उसी समय उसके दरवाजे पर कोई आता है, जिसके बाद जो आयरिस थी वो लगातार अपनी आंखों के पलकों को झपकाने लगती है। जैक समझ जाता है कि दरवाजे पर जो कोई भी है वो आयरिस के लिए खतरा है। दरअसल दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही था और वो जैक को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। वो फौरन जैक के घर के अंदर आ जाता है और ताक झाक करने लगता है। वो जैक के सामने बैठ जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। जैक उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, कुछ बताओगे मुझे? रिचर्ड बताता है कि मेरे बेटे की मौत हो जाने की वजह से मेरे बीवी को सदमा लगा है, उसका दिमागी संतुलन बहुत बिगड़ चुका है। हम दोनों जंगल में बैठे हुए थे लेकिन अचानक से वो कहीं गायब हो गई और अब मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगा शायद वो यहाँ पर आई होगी, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। यह सुन करके जैक कहता है कि तुम उसके पास फोन क्यों नहीं कर लेते हो? तब रिचर्ड कहता है कि मेरा फोन कहीं खो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक ने आयरिस को सोफे के नीचे लेटा दिया था। वो ठीक रिचर्ड के पीछे थी लेकिन इसके बारे में उसे नहीं पता था। रिचर्ड रोते हुए कहता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, अगर वो समय पे मुझे नहीं मिली तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। हो सकता है कि उसका शरीर ज्यादा देर तक सुन्न होने की वजह से उसकी मौत भी हो जाए। उसकी इन बातों को सुनने के बाद जैक उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे ही वो कुछ आगे बोलता उस समय रिचर्ड का फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से जैक को उसके ऊपर शक होने लगता है क्योंकि रिचर्ड ने कहा था कि उसका फोन कहीं खो चुका है। अब जैक कुछ बताता नहीं है बल्कि कहता है कि मैं पुलिस के पास कॉल करता हूँ, वो आके तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। अब जैक जैसे ही पुलिस के पास कॉल करता है तभी रिचर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से फोन नीचे गिर जाता है। जैक भले ही अधेड़ उम्र का था लेकिन वो रिचर्ड को बड़े ही आराम से संभाल लेता है और वो उसे खूब पीटता है। लेकिन इस बीच गलती से रिचर्ड को एक चाकू मिल जाती है और इस चाकू से वो जैक के ऊपर हमला कर देता है। वो उस चाकू को जैक के पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से जैक की मौत हो जाती है। इसके बाद रिचर्ड बाहर जाता है और वो डीजल को लेकर के वापस घर के अंदर आता है। दरअसल वो घर के अंदर आग लगा करके सब कुछ खत्म करना चाहता था। घर के अंदर आग लगाने के बाद रिचर्ड जा करके कार में बैठ जाता है और वो कार को स्टार्ट करने लगता है। लेकिन उसी समय जो आयरिस थी वो विंडो के पर्दे को ऊपर नीचे करने लगती है। इस दौरान रिचर्ड की नजर जैसे ही विंडो के ऊपर पड़ती है तब वो देखता है कि कोई पर्दे को ऊपर नीचे कर रहा है। रिचर्ड फौरन भाग करके घर के अंदर जाता है और इस तरीके से आयरिस उसे दोबारा मिल जाती है। आयरिस को अपनी जान बचानी थी इसलिए उसने ऐसा किया, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। कार में बैठाने के बाद अब रिचर्ड उसे अपने साथ लेकर के जाने लगता है। ठीक उसी समय
समय रिचर्ड के फोन पर कोई कॉल करता है। जब रिचर्ड उस कॉल को रिसीव करता है तब आयरिस को मालूम चलता है कि रिचर्ड के पास उसकी बेटी ने कॉल किया है। यहाँ पर आयरिस को मालूम चलता है कि रिचर्ड की एक बीवी और एक बेटी है। उसकी बेटी कहती है कि मैं माँ के साथ आपके पास आ रही हूँ, जिस पर रिचर्ड कहता है कि मेरा अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी अकेले रहना चाहता हूँ। तो उसकी बीवी कहती है कि बहुत तुम अकेले रह लिए, अब अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। मतलब कि अब रिचर्ड के पास उसकी बीवी और बेटी आने वाले थे। इस दौरान कार में पेट्रोल डलवाने के लिए वो पेट्रोल पंप पे जाता है। आयरिस को कार में छोड़ने के बाद वो अंदर चला जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। इस दौरान जब आयरिस अकेली थी तब वो अपने सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि वो सीट बेल्ट को खोल सके। उसी समय कार के पास एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, जिसको देखने के बाद आयरिस अपने बेटे के बारे में सोचने लगती है। उसी समय उस बच्चे की माँ आ जाती है, जो उस बच्चे को अपने साथ लेकर के चली जाती है। तभी रिचर्ड भी आकर के कार में बैठता है और कार को स्टार्ट करने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। दरअसल वो अपनी कार को ठीक करना चाहता था, इसलिए वो अपनी कार के पास जाता है। आयरिस को कार में छोड़ने के बाद वो कार को ठीक करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उससे पहले रिचर्ड इंजेक्शन को ला करके कार के अंदर रख देता है। अब इसके बाद जब वो कार को ठीक कर रहा था तो उसी समय यहाँ पर एक पुलिस की कार आकर के रुकती है। वो जैसे ही आयरिस को देखता है तो उसी समय रिचर्ड बाहर निकलता है और वो जा करके पुलिस ऑफिसर से बात करने लगता है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि इस गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि ये कार मेरे दोस्त की है। दरअसल मेरी बीवी ने ज्यादा पी लिया था, इसीलिए उसने कार को ठोक दिया और मैं अपने दोस्त की कार को लेकर के आया हूँ अपनी बीवी को वापस ले जाने के लिए। यह सुनकर के पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी बीवी से बात कर सकता हूँ, जिस पर रिचर्ड कहता है कि आप उससे बात नहीं कर सकते हो क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। इस दौरान जो आयरिस थी वो कार के मिरर को नीचे करने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे ही मिरर को नीचे करती है तभी पुलिस वाले का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। इसके बाद पुलिस वाला आयरिस से बात करने के लिए उसके पास जाता है। उसी समय पुलिस वाला उस इंजेक्शन को देख लेता है जो कार में रखा हुआ था, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही रिचर्ड उस पुलिस वाले के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले को मारने के बाद वो उसकी लाश को उसके ही कार में रख करके उसके कार को आग लगा देता है। इस तरीके से उस पुलिस वाले का भी नामो निशान खत्म हो जाता है। अब धीरे धीरे आयरिस का जो शरीर था वो पैरालाइज से खत्म हो रहा था, वो बोलने की हालत में हो चुकी थी। इस बीच वो रिचर्ड से कहती है कि तुम्हारी एक बेटी और एक बीवी है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, अभी भी वक्त है, तुम मुझे रोड के किनारे छोड़ करके जा सकते हो अपने परिवार से मिलने के लिए, तुम्हारा परिवार तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। दरअसल वो ये सब बातें बोल करके रिचर्ड को इमोशनल करना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड उसकी बातों में नहीं आता है। वो आयरिस को लेकर के झील के किनारे जाता है और उससे कहता है कि ये हमारा आखिरी स्टॉप है। जो इंजेक्शन कार में रखा हुआ था उसे आयरिस ने ले लिया था और उसी इंजेक्शन से वो रिचर्ड के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो इंजेक्शन को यूज करने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से वो रिचर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। वो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। उसी समय आयरिस रोने लगती है और वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे मेरा पति ढूंढ रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। तब रिचर्ड कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो आयरिस को घसीटते हुए लेके जाता है और एक नाव में बैठाता है। वो आयरिस को अपने साथ लेकर के झील के बीचों बीच में जा रहा था, क्योंकि वो आयरिस को उसी जगह पर मारना चाहता था। ठीक उसी समय आयरिस देखती है कि रिचर्ड ने अपने पीछे एक छोटा सा चाकू रखा है। अब ये देखने के बाद आयरिस रोने का नाटक करते हुए कहती है कि मेरे पीछे के जेब में मेरे बेटे की तस्वीर है, मरने से पहले मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। रिचर्ड जैसे ही जेब में से तस्वीर निकालने के लिए झुकता है तभी आयरिस उसके चाकू को निकाल लेती है और चाकू को लेने के बाद वो उसके ऊपर हमला कर देती है। आयरिस जैसे ही बोट को ऊपर नीचे करती है तभी रिचर्ड पानी में गिर जाता है और उसकी जो गन थी वो बोट के ऊपर ही गिर गई थी।
रिचर्ड उसके ऊपर हमला करता है उससे पहले ही आयरिस जाकर के उस गन को ले लेती है और वो लगातार उस गन से रिचर्ड को शूट करती है, जिसकी वजह से रिचर्ड को कई बार गोली लगती है। वो फिर से जाकर के पानी में गिर जाता है। आयरिस को लग रहा था कि उसकी जान बच चुकी है, लेकिन अभी भी वो मुसीबत में थी, क्योंकि गोली लगने की वजह से बोट डैमेज हो गया था और सारा पानी बोट में इकट्ठा हो रहा था। बोट में पानी भरने की वजह से बोट डूब जाता है और उसके साथ में आयरिस भी नीचे डूबने लगती है। आयरिस ने जानबूझ करके डूबा था, क्योंकि उसे पता था कि एक समय पर उसका शरीर ऊपर आ जाएगा। अब इस तरीके से लास्ट में आयरिस झील के किनारे आकर के बैठ जाती है। सच में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक किलर से अपना पीछा छुड़ा लिया। उसी समय वो देखती है कि रिचर्ड भी तैरते हुए झील के किनारे आ गया है, लेकिन वो बहुत जख्मी हालत में है। यहाँ आयरिस चाहती तो एक कॉल करके वो एम्बुलेंस को बुला सकती थी, जिससे रिचर्ड की जान बच जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, क्योंकि रिचर्ड ने उसे बहुत सताया था और इसलिए वो रिचर्ड को छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये सर्वाइवल कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।